मेरा नाम है हमजा अजहर सलाम और आप देख रहे हैं द पाकिस्तान डेली। इस वक्त हमारे साथ शाहजेब वाला साहब मौजूद हैं, जो कि फ्रांस 24 के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर रिपोर्ट करते हैं। तो वाला साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी शुक्रिया आपका कि आपने हमें मुझे बुलाया और टाइम दिया। जी वाला साहब, आप जब तालिबान टेक ओवर हो रहा था 15 अगस्त को, तो आप उस वक्त काबुल में मौजूद थे। तो उस वक्त क्या हालात थे काबुल के अंदर, और आपकी क्या सूरत हाल थी, आपकी ज़हनी कैफियत क्या थी? तो जब आप सुबह उठे हैं 15 अगस्त की सुबह को, तो आपके सामने क्या हो रहा था? अच्छा, ऐसे है कि 15 अगस्त की सुबह को तो हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी तालिबान जो है वो काबुल को टेक ओवर कर लेंगे। 14 अगस्त को जब हमें पता चला कि तालिबान ने मजार शरीफ को टेक ओवर कर लिया है, तो बहुत से लोग परेशान हो गए कि शायद अब काबुल विल बी द नेक्स्ट बिग सिटी टू फॉल। बट नो वन एक्सपेक्टेड, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी हो जाएगा, अगले दिन ही हो जाएगा। तो वी वर इन टच विद ऑन 14 अगस्त, 14 अगस्त की शाम को हम कुछ इंटेलिजेंस के लोगों के साथ या सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनके साथ वी वर इन टच विद देम। जो लोकल वहाँ पे यूएस सिक्योरिटी के लोग थे उनसे हम बातचीत कर रहे थे, पूछ रहे थे कि हाउ शुड वी प्लान, कि हमें शुड वी इवैक्यूएट राइट नाउ या हमें 2 4 दिन 3 दिन वेट करना चाहिए। तो दे वर सेइंग कि एक हफ्ता 2 हफ्ते, यू स्टिल हैव टाइम, यू स्टिल हैव टाइम। तो हमने प्लान इससे किया कि क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल वर गोइंग आउट, so we took a special permission on 15th of August. We went around 5 a.m. to the airport, to the Kabul International Airport in the morning, just to talk to people who are going out. What do they think? Why are they going out? We wanted to do a report on it. So we were there. We were talking to people. The police was there. The army was there, and even those people didn't recognize us. There were people who were there and who were telling us, जो हमें बता रहे थे कि जनाब आप हम मैं आज जा रहा हूँ, मेरा भाई 2 दिन बाद आ रहा है, या मेरी फैमिली 3 दिन बाद आ रही है। कुछ लोग ऐसे थे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे या एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, या फिर कुछ इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट एनजीओ के लोग। लेकिन वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी फ्लाइट्स कंटिन्यू रहेंगी 2 3 दिन तक। हम 8 9, यानी कि 3 से 4 घंटे हमने वहाँ कवरेज की। 8 9 बजे के करीब हमें वहाँ पे रिपोर्ट मिली, जब हम काबुल एयरपोर्ट में थे, कि तालिबान ने सरोबी टेक ओवर कर लिया। सरोबी, अगर आप एक शहर है, काबुल प्रोविंस में ही आता है वो। अगर आप नंगाहार की तरफ से आ रहे हैं तो इट्स काइंड ऑफ अ गेट वे टू काबुल। तो जब पता चला कि सरोबी टेक ओवर हो गया, इसका मतलब ये है कि काबुल का घेरा हो गया तालिबान की तरफ से। तो वी रश्ड बैक टू टू आवर हाउस। दैट वाज द प्लान कि लेट्स गो बैक टू द हाउस, लेट्स थिंक व्हाट शुड वी डू, अब हम क्या करें। तो ऑन द वे वी सॉ अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल रशिंग रोडों पे। एक एक पैनिक की सिचुएशन थी। तो हमने तो सोचा कि लेट्स गेट आवर मनी एक्सचेंज, बिकॉज वी हैड मनी इन डॉलर्स, हमारे पास डॉलर्स थे। तो हमने सोचा कि अब डॉलर्स एक्सचेंज करते हैं। तो वी वेंट टू सम मनी एक्सचेंजर, और वहां पे भी हमने देखा कि लोगों का रश लगा हुआ है। कुछ डॉलर दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। वहां से जब मैंने चेंज कराया तो बिल्कुल उसके साथ एक बैंक था, और बैंक के बाहर एक लाइन लगी हुई थी। तो एज नेचुरली एज अ जर्नलिस्ट, मैं और मेरे साथ मेरी कॉलीग थी, तो हमने हमने सोचा कि इन लोगों से पूछते हैं कि क्यों आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं। तो एवरीवन वाज पैनिक, दे वर थिंकिंग कि जनाब अब बैंक्स बंद हो जाएंगे, दे विल शट डाउन, तालिबान विल टेक ओवर, और पता नहीं बैंक खुलेंगे नहीं खुलेंगे, हमारी सारी सेविंग्स बैंक के अंदर हैं। और पहले भी काबुल बैंक का एक स्कैम हुआ था, जिसकी वजह से लोगों के पैसे काफी फंस गए थे। तो लोगों को इतमाद नहीं था बैंक्स पे, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। तो दे वर एक्चुअली रशिंग टू द बैंक्स। अभी तक ये खबर आई नहीं थी कि तालिबान काबुल में एंटर हो गए हैं। तो लेकिन फिर भी उससे पहले एक एक स्ट्रीट पे एक पैनिक की आपको सिचुएशन नजर आती थी। फिर हम जब अपने घर की तरफ पहुंचे तो दिस इज समथिंग विजुअल दैट आई स्टिल रिमेम्बर। एंड व्हेन आई सॉ दिस, तब मुझे लग रहा था कि शायद यार पार्टीशन ऐसी हुई होगी। तो पार्टीशन हुई थी तब लोग ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, क्योंकि हम एक बिल्डिंग में रहते हैं। तो वी वर ऑन द 7th फ्लोर, और लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, सो वी हैड टू गो लाइक 7 फ्लोर्स अप। तो जब हम जा रहे थे ऊपर, तो ऑन द फर्स्ट फ्लोर आई रिमेम्बर मैंने देखा कि दोनों साइडों पे अपार्टमेंट्स थे। इस अपार्टमेंट का और इस अपार्टमेंट का, दोनों के दरवाजे खुले हुए हैं, अंदर फर्नीचर सारा घर वैसे ही है जैसे है। और देयर वाज दिस गाय, आई डोंट नो दिस गाय, बट लेकिन देयर वाज दिस गाय हु वाज रशिंग आउट। उसकी बेटी, छोटी सी बेटी थी, उसने फ्रॉक पहनी हुई थी, स्टिल रिमेम्बर। और उसने बंदे ने ग्लासेस पहनी हुई थी, ही वाज मिडिल एज गाय, और ही वाज रशिंग आउट ऑफ हिज हाउस। और वो अपनी बेटी को पकड़ के और एक बैग पकड़ के वो भाग गया। ही जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग।
और इसी तरह जब मैं सेकंड फ्लोर पे गया तो देयर वर फैमिलीज हु वर क्राइंग, जस्ट पैकिंग अप देयर स्टफ, ट्राइंग टू लीव एंड ट्राइंग टू एस्केप, एंड दे वर वरिड, दे वर सुपर वरिड। और इसी तरह हर फ्लोर पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए, मैंने हर फ्लोर पे ये देखा कि लोगों ने अपने घर वैसे ही छोड़ दिए जैसे उनके घर थे। और जिस जगह पे हम रह रहे थे, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट पोश एरियाज ऑफ काबुल। तो अंदर जो फर्नीचर्स थे या पेंटिंग्स थी या जो चीजें थी, दे वर वर्थ मिलियंस ऑफ रुपीज। लेकिन you see it doesn't matter anymore जब ऐसा कुछ होता है तो like money or resources, nothing mattered for these people. They just wanted to save their own lives and get out of there. And around midday, I actually went out again to report. We were in the house. We thought, okay, let's report because we need to document what's happening right now. So we went out to report. I क्या went आप outside. अकेले ही I went to a जर्नलिस्ट bank. रिपोर्ट कर रहे थे उस वक्त, या और भी जो अफगान जर्नलिस्ट थे, बाकी इंटरनेशनल मीडिया के लोग थे, वो भी उस वक्त एक्टिवली रिपोर्ट कर रहे थे? मेजॉरिटी जो जर्नलिस्ट थे वो उस वक्त एक्टिवली रिपोर्ट कर रहे थे। हम क्योंकि आई मोस्टली वर्क एज अ फ्रीलांसर, आई एम द कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर France 24 एज वेल, बट आई वर्क एज अ फ्रीलांसर टू। तो द थिंग इज के आई वांटेड टू डॉक्यूमेंट द स्टफ, आई वांटेड टू डॉक्यूमेंट व्हाट्स हैपनिंग, टू टेक पिक्चर्स, टू टेक वीडियोस, टू टॉक टू पीपल, टू हैव इंटरव्यूज एंड ऑल दिस स्टफ, सो दैट आई कैन हैव as much as I can get. So I went out with another journalist who was working for an American publication, a very renowned American publication. So both of us, we went out. She was taking pictures and I was taking videos and doing interviews. And we went to a bank, outside a bank, because we thought this is something that's happening. So we went outside the bank, and that's the first time I actually Kabul में होते हुए मुझे being a Pakistani एक reaction मिला. When I was interviewing people, I was interviewing them in English. तो मेरा एक एक्सेंट है, इंग्लिश में हमारा पाकिस्तानियों का एक एक्सेंट होता है, तो मेरा एक एक्सेंट था। तो देयर इज दिस गाय हु केम टू मी एंड हु जस्ट सेड टू मी कि आप कहाँ से हो? तो मैंने कहा क्यों? नहीं, आप जिस जगह से हो ना, तो लोगों में बहुत कम है, लोगों में बहुत गुस्सा है और आप पे गुस्सा है, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। एंड दैट्स फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली थॉट इन काबुल के लोगों को मेरी नेशनैलिटी से इशू है। क्योंकि एक काबुल में एक फिजा बनी हुई थी पिछले कुछ हफ्तों से, चंद हफ्तों से, ये सालों से हो रहा है, एक एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट जो कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोट किया गया कि हर चीज का जो सारे मसले हैं, तालिबान है, सब कुछ है, वो पाकिस्तान की वजह से है। तो लेकिन वो पहली दफा मुझे उस वक्त वहां पे महसूस हुआ कि लोगों के अंदर वाकई में एक जज्बात है और वो समझते हैं कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है इसका रिस्पॉन्सिबल उनका एक पड़ोसी मुल्क है। वो सही है गलत है वो बात अलग है, लेकिन एट द सेम टाइम उनके जहन में इतना गुस्सा था। तो आई एक्चुअली जस्ट रश बैक टू माई हाउस। मैंने सोचा कि यार ये इस वक्त इट्स नॉट सेफ और देयर इज नो पुलिस, देयर वाज नथिंग। सो आई वाज गोइंग बैक टू माई हाउस एंड दिस वाज द मोस्ट टेरिबल थिंग दैट आई वाज सीइंग। द पुलिस की गाड़ियां, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की गाड़ियां, they would just, roads block हुई हैं, they will just come in, they'll load their gun and they'll point at the driver and say to him कि जाओ यहाँ से हट जाओ, यहाँ से हट जाओ। And this was how the government was reacting at that point of time. And this is when the news of Taliban and like being at the gates of Kabul, like it came out और वो फैल गई हर जगह पे। And इस तरह के एक ये था कि जो मेजॉरिटी पैनिक आया ना, जो मुझे नजर आया पैनिक रोड पे, वो काफी हद तक गवर्नमेंट का खुद भी था कि गवर्नमेंट जिस तरह रिएक्ट करी थी, पुलिस जिस तरह रिएक्ट करी थी लोगों के साथ, एक वो आपको ऐसी सिचुएशन में चीजें संभालने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमें उस वक्त पता नहीं था, लेकिन पैरेलली उस वक्त ये हो रहा था कि प्रेसिडेंट गनी जो थे वो प्रेसिडेंशियल पैलेस छोड़ के चले गए थे और ये खबर भी गवर्नमेंट हायर अप्स को पता चल चुकी हुई थी। इस वजह से एक गवर्नमेंट के ऊपर के लेवल पे एक बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया, जो कि ट्रांसलेट हुआ बाद में स्ट्रीट्स पे, क्योंकि जब वो गवर्नमेंट ऐसे रिएक्ट करी थी तो स्ट्रीट्स पे लोगों ने पैनिक करना शुरू कर दिया। तब तक नॉर्मल लोगों को या फिर हमें जर्नलिस्ट को भी नहीं पता था कि प्रेसिडेंट गनी जो है वो जा चुके हैं। लेकिन जब बाद में हमने वी कनेक्टेड द डॉट्स तो फिर हमें समझ आई कि ये पैनिक आया कहाँ से, शुरू कहाँ से हुआ। एंड वन थिंग आई रिमेम्बर्ड जो कि उस दिन की थी वो ये थी कि वी लिव इन डाउनटाउन काबुल, वी यूज्ड टू लिव इन डाउनटाउन काबुल, एंड देयर इज दिस रोड कॉल्ड शरेनाव which is a very popular road, कैफेज हैं, शरेनाव पार्क भी है वहाँ पे, चिकन स्ट्रीट जहाँ से आपको सारी एंटीक्स और सारी चीजें मिलती हैं काबुल में, वो भी इसके बिल्कुल साथ है। तो इस जो शरेनाव रोड है इस पे ना ब्यूटी पार्लर्स हैं बहुत ज्यादा, और उस पे खवातीन की तस्वीर लगी होती है, या बुटीक्स हैं, ब्राइडल बुटीक्स, और उस पे खवातीनों की तस्वीर है, ये है पार्लर पे, ये सब कुछ। और मुझे याद है कि आई सॉ पीपल हु वर रशिंग टुवर्ड्स देयर ओन शॉप्स एंड जस्ट स्टेयरिंग देम डाउन, these pictures, they were just staring these pictures down.
And I took a video. I still have it on my phone. That like there were like जो लोग मालिक थे दुकानों के, वो अपनी दुकानों के बाहर से तस्वीरें खुद फाड़ रहे हैं इस डर से कि पता नहीं अगर तालिबान आएंगे तो वो आके इसको रिएक्ट करेंगे, हमारी दुकान को जला ना दें, कुछ ऐसे ना हो जाए। तो वो आपको नजर आ रहा था कैसे लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उस वाला वक्त। साहब, क्या वो आ, था जब अशरफ गनी साहब के भागने की खबर आ गई कि मुकम्मल तौर पे पैनिक हो गया और काबुल के लोगों को ये पता लग गया कि अब तालिबान आने लगे हैं? जी ये वही मोमेंट है कि जब खबर ये गर्दिश करना शुरू हो गई थी। और असल में हुआ ये था, जहां से लोगों को ये पता चला कि तालिबान आ गए हैं, वो ये था कि जो पुलिस चेक पोस्ट थी वो सारी खाली हो गई। हर जगह पे पुलिस में ना, हर जगह पे काबुल में आप देखेंगे कि तो हर जगह पे ना चेक पोस्ट है पुलिस की, हर मेजर जगह पे, क्योंकि काबुल में एक सिक्योरिटी इशू रहा है पिछले 20 साल से। और हर मेजर एंट्री पे कहीं पे पुलिस का नाका होता है, कहीं पुलिस खड़ी होती है। फिर जहाँ पे यूएन कंपाउंड्स हैं, जिस जगह पे हम रहते थे वहाँ पे काफी कोई यूएन के हैं, कुछ एम्बेसीज हैं, कुछ और हैं, इंटरनेशनल एनजीओ के ऑफिस हैं, ये वो। तो उन सब के बाहर ना एक पिकेट से बनी होती है, पुलिस पिकेट। तो हमने सबसे पहले देखा कि वो खाली हो गई है, कोई नहीं है वहां पे, कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई बंदा नहीं है वहां पे। और वो असल में उसने ट्रांसलेट किया, उसने लोगों को दिखाया कि मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि मीडिया इस तरह काम नहीं कर रहा था उस वक्त। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, बिजली भी, सिंस early morning there was no electricity in Kabul. People have generators and all that, people have backups, जो सब कुछ तो होता है, लेकिन there was no electricity for general public, so the communication going to general public was not that easy, और इतनी ज्यादा communication हो नहीं रही थी आम लोगों को। बट जो उनको चीजें पता चल रही थी, जो मेरा अंदाजा है वो यही है, वो जो सड़कों पे हो रहा था उससे लोगों को नजर आ रहा था कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है उस वक्त। तो अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो दिस वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, द हाफ डे आई स्पेंट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ काबुल, एंड आफ्टर दिस हाफ डे आई वाज एक्चुअली आस्क्ड बाय माय चैनल्स, by my media for security concerns, because we have our security protocols and all that. They asked me to go to the, उन्होंने मुझे कहा कि आप फ्रेंच जो एम्बेसी है वहां चले जाएं, or we'll give you protection and this and that. Or so we moved to the French embassy, and after that we were covering for the next 3 days. We were in the French embassy. We were not allowed to go out, लेकिन हम लोगों से फोन पे बात कर रहे थे, टेस्टिमनीज ले रहे थे। वी वर आस्किंग पीपल कि आप अपनी वीडियोस बना के हमें भेजें। तो वी वर कवरिंग द होल व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम इनसाइड द एम्बेसी, वी वर नॉट आउटसाइड। तो क्या सूरत हाल थी? आप इतनी फ्रीली रिपोर्ट करते रहे हैं, काबुल से भी, इस्लामाबाद से भी, आप पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बाकी शहरों में भी गए हैं, तो एकदम से आप फ्रेंच एम्बेसी के अंदर बंद हो गए और आपको अपने इमीडिएट फ्यूचर का नहीं पता था, तो आपकी उस वक्त क्या सूरत है, ज़हनी सूरत हाल क्या थी? जीनी सूरत हाल तो उस वक्त तो काफी हम रिलैक्स थे। जब मैं फ्रेंच एम्बेसी चला गया था तब तक तो हमने काफी रिलैक्स हो गए थे, लेकिन उससे पहले जब हम घर में थे अपने, और वी वर लाइक, एक चीज है कि आई कैन नॉट फॉरगेट दैट, हेलीकॉप्टर्स जो उड़ रहे थे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर्स के उड़ने की आवाज आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर आ रहे हैं जा रहे हैं। और वो एक पैनिक, एक यानी कि हर तरफ से हेलीकॉप्टर्स की एक साउंड आ रही थी आपको अपने घर के अंदर। और वो दैट वाज वन थिंग दैट वाज एक्चुअली जो डरा रही थी, जिससे खौफ आ रहा था कि पता नहीं क्या होगा। वो पैनिक जो थी ना, वो उसकी तरफ, उसकी वजह से एक क्रिएट हो रही थी। लेकिन एज सून एज वी रीच द फ्रेंच एम्बेसी, देवर वहां पे फ्रेंच एम्बेसी के अंदर फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस भी थी। तो उसके बाद से हमारा जरा ज़हनी तौर पे वी वर मोर रिलैक्स्ड ऑन द फैक्ट। और उस वक्त जरा हमें ये भी था कि हम जर्नलिस्ट हैं, और कुछ जर्नलिस्ट थे जो कि हम थे, हमें क्योंकि हम कुछ चैनल्स के लिए काम करते हैं तो उन्होंने तो हमें एम्बेसी में भेज दिया। लेकिन कुछ जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे या प्रिंट जर्नलिस्ट थे, और जो जो चैनल्स के साथ इतना एफिलेटेड नहीं है, या फिर फॉर एग्जाम्पल किसी बेल्जियम के लिए काम, बेल्जियम मीडिया के लिए काम करते हैं, या फिर डेनिश मीडिया के लिए काम करते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थोड़े से कम होते हैं, यानी कि जो फ्रेंच हैं या फिर जो यूएस हैं या फिर जो ब्रिटिश हैं, उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पे। तो जब हम उनको देख रहे थे कि वो स्ट्रीट पे हैं, वो काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग रिपोर्ट, एंड दे आर डॉक्यूमेंटिंग दिस हिस्ट्री बीइंग मेड, एंड वी आर लेफ्ट आउट ऑफ इट, एंड वी आर सो क्लोज टू इट, being so close to it कि हम काबुल के अंदर हैं लेकिन फिर भी हम बाहर नहीं जा सकते, because we are not allowed to do that. So that was a sense of थोड़ी सेंस ऑफ रिग्रेट था उस वक्त कि यार हम, अगर काश हम सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर चले जाएं, कुछ और लोगों के इंटरव्यू कर लें, कुछ तालिब्स के साथ बात कर लें। जैसे कि अगले दिन, जिस दिन 16 अगस्त को ग्रीन जोन की जो सिक्योरिटी थी वो तालिबान ने संभाल ली। तो एक दिन पहले जहाँ पे जब हम एंटर हुए थे तो वी वर टॉकिंग, हमने फ्रेंच एम्बेसी के जो वहाँ पे सिक्योरिटी अटैची था उसको कॉल की, ही कॉल्ड द गाय
जो कि सिक्योरिटी का था, ALP से, अफगान लोकल पुलिस से, उसको उसने कॉल की, वो दे लेट अस इन। तो उसके बाद ये कम्युनिकेशन चैनल जो था फ्रेंच एम्बेसी का, जो कि चल रहा था बाहर, जो गेट पे होता है, ग्रीन ग्रीन जोन गेट, कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, उसके हवाले से वो कम्युनिकेशन नेटवर्क एक ही दिन के अंदर ट्रांसफर हो गया। अब वो तालिबान से बात कर रहे थे। एक दिन पहले वो सिक्योरिटी, अफगान फोर्सेस की सिक्योरिटी से बात कर रहे थे, और अगले दिन क्योंकि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था, तो तालिबान से बात कर रहे थे। तो वी जस्ट वांटेड, हमने पूछा भी, कहा भी, जो कि सिक्योरिटी के लोग थे, कि यार हमें बस गेट तक जाने दो, वी जस्ट वांट टू डू सम इंटरव्यूज देयर, एंड दे वर लाइक नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट अलाउ एनीवन हु इज इनसाइड टू गो आउट। So yeah, that was one thing that I actually regret, going to the messy so लेकिन soon. उस वक्त I जो think आपके I should have रास्ते gone. हो रहे थे लोगों से, तो क्या लोगों के तासुरात थे जो लोग आपसे बात कर रहे थे? क्या बहुत ज्यादा डर था, या लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा इनएविटेबल है और वो पहले से प्रिपेयर्ड थे? तो क्या सूरत हाल आपने देखी? यार, प्रिपेयर्ड कोई भी नहीं था। ऑनेस्टली कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था। इस पूरी सिचुएशन में तालिबान भी प्रिपेयर्ड नहीं था। अगर आप कहें ना कि तालिबान को पता था कि हम कल टेक ओवर कर लेंगे, उनको भी नहीं पता था कि वो कल टेक ओवर कर लेंगे। द प्लान, तालिबान का प्लान ये था, जो कि हमें पता था, या फिर जो हमें हमें हमारी सोर्स से जितना इल्म था, वो ये था कि वो काबुल को सराउंड करेंगे। उसके बाद, आप काबुल को सराउंड करने के बाद, दे विल वेट फॉर ट्रांजिशन, जिसमें ये होगा कि जो बाद में बात भी की गई US की जानिब से, कि देयर वाज सपोज्ड टू बी अ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, जो कि प्रेसिडेंट गनी ने उनके साथ एक डील साइन करनी थी, जिसके बाद ट्रांजिशनल गवर्नमेंट आनी थी, और उसके बाद फिर तालिबान को वो ट्रांसफर ऑफ पावर, तालिबान को या फिर कोई भी एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाती है और उसको ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाता। तो वो एक प्लान था, ठीक है। वो इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो सका क्योंकि गवर्नमेंट जो है, इट फेल इन मोमेंट्स। President Ghani took off. The army surrendered. The police surrendered. There was no one inside the city. The reason that the Taliban entered on in the afternoon of 15th of August was not only that the Taliban wanted to enter, was it was a need कि तालिबान को वहां पे एंटर करना जरूरी था, क्योंकि पुलिस थी नहीं तो लूटिंग स्टार्ट हो जाती, शहर में खाना जंगी शुरू हो जाती, जिसके पास वेपन है वो कल वो किस साथ वाले को लूट रहा है, और ये सब कुछ शुरू हो जाता। तो शहर का अमन रखने के लिए, पीस रखने के लिए, उस वक्त ये समझा गया कि तालिबान का एंटर होना, अब क्योंकि इनएविटेबल है कि तालिबान तो आ चुके हैं, कुछ है भी नहीं, तो अब इनका एंटर होना ज्यादा बेहतर है। तो नो वन वॉज प्रिपेयर्ड। लेकिन ये है कि अफगान, जो नॉर्मल अफगान था, उसके जहन में बहुत खौफ था, स्पेशली जो लोग काबुल के रहने वाले हैं। तो काबुल के रहने वालों ने 96 के तालिबान देखे हुए हैं, उनको वो तालिबान याद है। स्पेशली 15 अगस्त को जो उनकी इमेज थी तालिबान की उनके जहन में, वो 1996 से लेकर 2001 के तालिबान की इमेज थी। और वो तालिबान जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। और दिस वाज बहुत से वो लोग, इस बार भी ऐसे ही थे, लेकिन बहुत से वो लोग जो तालिबान के 1996 में आए थे, आपको ये समझ जरूरत है, उन्होंने कभी काबुल देखा भी नहीं हुआ था। उनको ये भी नहीं पता था काबुल है क्या, कैसा शहर है। वो कंदाहार के या हेलमंद के या लोगार के या इस तरह के इलाकों के लोग थे, जो फार फ्लंग एरिया से आए थे। तो उनको ना काबुल के कल्चर के हवाले से अंदाजा था, ना किसी और चीज के हवाले से अंदाजा था। और उन्होंने उस जमाने में जिनसे बात नहीं मानी, दे वुड शूट देम ओपनली, देयर वाज पब्लिक फ्लॉगिंग और इस तरह की चीजें थी। तो इस वक्त जो है, क्या कहते हैं, लोगों में उस तरह का एक खौफ मौजूद था कि लोग डरे हुए थे कि यार ये आएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। स्पेशली खवातीन में सबसे ज्यादा जो मैंने देखा वो खवातीन में देखा। मैं हमेशा एक बात करता रहता हूँ कि मैंने बहुत दुनिया तो नहीं घूमी, लेकिन मैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, थोड़ा रीजन में थोड़ा सा घूमता, चलता फिरता रहता हूँ, जाता जाता रहता हूँ। मैंने अफगान खवातीन से बहादुर खवातीन नहीं देखी अपनी 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 लाइफ में। मैं बहुत यंग हूँ अभी, लेकिन उन बहादुर खवातीन को सबसे ज्यादा खौफ उनके लिए था उस वक्त, क्योंकि उनको ये अंदाजा था कि ना हम स्कूल जा पाएंगे, ना हम कॉलेज जा पाएंगे, ना हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाएंगे, ना हम काम कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि एक एक अफवाह तो नहीं, कुछ जगहों पे ऐसे हुआ भी कि जहाँ पे तालिबान ने टेक ओवर किया, वहां पे तालिबान ने लिस्ट बना के लोगों को, वहां के जो लोकल मुल्ला थे उनको कहा कि आप जवान खवातीन की लिस्ट बना के हमें दें, इससे पहले 15 अगस्त से पहले, और हम अपने फाइटर्स से उनकी शादियां करेंगे, उनके निकाह करेंगे। इस तरह के खौफ लोगों में थे। फिर जो आपकी मिनॉरिटी एथनिसिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल जो कि हजारा हैं, जो कि पंजशीर के लोग हैं, जो कि ताजिक हैं, जो कि उज़्बेक हैं, उन लोगों में भी एक बहुत ज्यादा खौफ था कि तालिबान जो है वो हमें अपना दुश्मन समझेंगे, क्योंकि हमने वी हैव फॉट अगेंस्ट द तालिबान, हमने तालिबान से जंग की है पिछले 20 साल एटलीस्ट। तो वो हमसे बदला लेंगे।
तो एक वो बदले का खौफ और ये सब चीजें तो लोगों के जहन में बहुत ज्यादा थी उस वक्त, और वो बहुत डरे हुए थे। और प्रेपरेशन जो लोगों ने की हुई थी वो ऐसे ही की हुई थी कि जी अगले 3 दिन में, 4 दिन में, एक हफ्ते के अंदर वी विल मूव आउट, विल लीव आवर टाउन, विल गो बैक टू आवर विलेज, या फिर हम पाकिस्तान चले जाएंगे, या फिर हम ईरान चले जाएंगे, या फिर देयर वर पीपल हु वर ऑन द लिस्ट, जो कि इंटरनेशनल एम्बेसीज थी, या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उन्होंने कुछ लोगों को एवैक्यूएट करने की लिस्ट बनाई हुई थी, तो वो लिस्ट पे थे, तो दे वर वेटिंग फॉर दैट एज वेल। तो ये सब कुछ तो था, लेकिन जो एक सडन चीज हुई उसकी वजह से सबसे मेजरली जो वो हुआ कि लोगों की जितनी भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन थी वो सब खत्म हो गई, और पीपल हैड टू जस्ट रिएक्ट टू व्हाट हैड हैपेंड। बिल्कुल। तो वाला साहब थोड़ा इवैक्यूएशन प्रोसेस के हवाले से हमें बताइएगा, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पे हमने भी रिपोर्ट किया है कि बहुत अजीब सी सूरत हाल थी। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जमा हुए हुए थे और प्लेन्स भी टाइम से नहीं उड़ रहे थे। उसके बाद एक ड्रोन अटैक भी हुआ, यूएस एयर स्ट्राइक, जिसके अंदर कुछ सिविलियंस भी मारे गए। अब यूएस सेंट्रल कमांड एक्सेप्ट कर चुकी है कि उसमें सिर्फ सिविलियंस मरे थे और कोई आईसिस के मेंबर नहीं था। तो उस वक्त जब ये एयरपोर्ट के ऊपर ये सूरत हाल थी, तो व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड, और कितना टाइम आपको लगा फ्रॉम द फॉल ऑफ काबुल टिल योर डिपार्चर फ्रॉम काबुल? अच्छा, अब ये दो चीजें हैं जो एक तो मेरी इवैक्यूएशन का प्रोसेस है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जो जो एयरपोर्ट पे हुआ वो एक बिल्कुल डिफरेंट एक चीज है जो कि वहां पे। अब पहले मैं जरा डिस्क्राइब करता हूँ कि एयरपोर्ट पे क्या हुआ। एयरपोर्ट पे जो हुआ ना, एयरपोर्ट पे जो हुआ वो अटर फेलियर इंटरनेशनल फोर्सेस का, सिर्फ और सिर्फ वो उनका सारा फेलियर है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम थे, ठीक है, हम बाहर से गए हुए थे, हम जर्नलिस्ट थे, कवर करने गए हुए थे, हमें भी यही बताया गया था, और बहुत से लोगों को जो कि एट रिस्क लोग थे, जिनको हम वहां पे समझा था कि ये लोग एट रिस्क हैं, तालिबान स्पेशली जब अगर टेक ओवर कर लेंगे, उनको ये बताया गया था कि कुछ भी होगा ना तो आपने एयरपोर्ट चल जाना। ठीक है, एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल फोर्सेज है, यूएस ने 5,000 फौजी भेजा हुआ है, और एयरपोर्ट की जो जितनी सिक्योरिटी है वो अमेरिका करेगा। तो लोगों के जहन में ये बात थी, हमें भी यही, हमारे जहन में ये बात थी कि अगर फ्रेंच एम्बेसी बंद हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, और इसके वो सिविलियंस को नहीं लेते, तो हम एयरपोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट पे नेचुरली अमेरिकन फोर्सेज हैं, वो उसका ख्याल, वो उसको सिक्योरिटी देंगी, प्रोटेक्ट करेंगी, तो कोई मसला नहीं होगा। अब हुआ ऐसे कि जैसे ही काबुल फॉल किया, एक पैनिक सिचुएशन बनी, यूएस फोर्सेज ने और अमेरिकन फोर्सेज और नेटो जो इंटरनेशनल फोर्सेज थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो मिलिट्री कंपाउंड है ना एयरपोर्ट का, उसको प्रोटेक्ट किया, और जो कमर्शियल एयरपोर्ट था उसको वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, अब कमर्शियल एयरपोर्ट जब उन्होंने छोड़ा, तो कमर्शियल एयरपोर्ट पे उसकी प्रोटेक्शन जो थी वैसे ही वो जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स थी या फिर आर्मी थी या पुलिस थी वो कर रही थी, उन्होंने सरेंडर कर दिया, वो छोड़ के चले गए। उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, जो बंदा भी वहां पे था, बाहर था, उसको ये था कि बस हम एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हैं, आप यू कैन जस्ट वॉक इन टू द एयरपोर्ट। और एक अफवाह भी ऐसी फैल गई उसी रात को कि जी जो बंदा एयरपोर्ट पहुंचेगा ना उसको अमेरिकी ले जाएंगे बाहर। तो हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो आके एयरपोर्ट पे आ गए, और अमेरिकियों ने या फिर जो इंटरनेशनल फोर्सेस थी उन्होंने एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करने की जगह, पूरे एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करने की जगह, सिर्फ जो उसका मिलिट्री साइड थी उसको प्रोटेक्ट किया, जिसकी वजह से हुआ ये कि कमर्शियल जो एविएशन थी वो बिल्कुल बंद हो गई, और पूरा एवैक्यूएशन का जो लोड था वो सारा का सारा आके डल गया जो मिलिट्री एवैक्यूएशन की जा रही थी यूएस की तरफ से। फर्स्टली, सेकेंडली ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मैं जिस वक्त 15 अगस्त को मैं एयरपोर्ट पे था, तो मेरे सामने पीआईए की फ्लाइट बोर्ड हुई थी 6 बजे के करीब, 7 बजे के करीब, उसकी वो चेक इन उसका हो रहा था, तो वहां पे मैं इंटरव्यूज कर रहा था कुछ लोगों के पीआईए, वो जो टर्मिनल होता है वहां पे। तो वो फ्लाइट मेरे सामने चेक इन हुई है, उसकी बोर्डिंग 10 बजे हुई है, और वो फ्लाइट रात के 9 बजे उड़ी है। क्योंकि फिर अगेन अमरीकियों ने क्या किया, उन्होंने सब रोक दिया, उन्होंने कहा सबसे पहले हम अपने मिलिट्री प्लेन्स निकालेंगे और उसके बाद कोई और अपने प्लेन्स निकालेगा। ठीक है, उसकी वजह से सारी एविएशन जो है वो ब्लॉक हो गई, एक बैकलॉग बन गया एयरपोर्ट पे, जो कि उस दिन की भी एविएशन जो फ्लाइट जानी थी वो भी ना जा पाई, जो बोर्ड हो गए वो रात को लेट गए, और दूसरी बात कि जो काबुल एयरपोर्ट था, कमर्शियल काबुल एयरपोर्ट था, वो जो है वो बंद हो गया बिल्कुल। ठीक है, वो नॉन ऑपरेशन हो गया, लोग आ गए, तोड़ फोड़ हुई, उस पर सब कुछ हुआ, काम मेरे कुछ जहाजों को भी नुकसान पहुंचाया गया, और वो सब कुछ तो फिर वो बेस्ट भी हम सब जानते हैं कि फिर सब कुछ कैसे और क्या कुछ हुआ। तो इसमें जो अगर आप ये बात करें ना कि जो एयरपोर्ट पे जो सारा मैस है वो किसने क्रिएट किया, तो उसमें
एक बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेजर रिस्पॉन्सिबल है, वो अमेरिकी फोर्सेस और इंटरनेशनल फोर्सेस ही हैं इसके लिए। और उसके बाद भी जब बाहर देखा कि जो एयरपोर्ट के बाहर जब इवैक्यूएशन हो रही थी, तो हजारों की तादाद में लोग वहां पे रश में खड़े हुए थे, कोई कम्युनिकेशन नहीं की जा रही थी। इट कुड हैव बीन रियली इजी। फॉर एग्जांपल कुछ एम्बेसीज ने ऐसे किया भी कि उन्होंने जिन लोगों को लेके जाना था बाहर, या जो लोग उनकी लिस्ट पे थे या फिर जो उनके नेशनल्स थे, उन्होंने उनको कुछ जगहें बताई कि आप इस जगह पे इतने बजे आ जाएं, हम एक बस भेजेंगे। उस बस में उनका बंदा था, वो उसके आपके नाम लिस्ट पे देखेगा, आप बस में बैठे। बसेस में उन्होंने लोग इकट्ठे किए और दे जस्ट टुक देम इनसाइड द एयरपोर्ट, इस तरह। लेकिन अब अमेरिकियों ने या फिर बाकी कुछ एम्बेसीज ने इस चीज को फॉलो नहीं किया। वो ये करते थे कि वो दिन में 2 दफा या 3 दफा एयरपोर्ट से बाहर अमेरिकी फौजी आते थे, विद काइंड ऑफ लाइक पूरी अपनी क्रिकेट के साथ, सब चीज साथ, हवाई फायरिंग करते थे, लोगों को पीछे पुश बैक करते थे। उनकी एम्बेसी के लोग आते थे, वो लोगों के नाम लेते थे, अच्छा ये बंदा यहाँ है, ये बंदा यहाँ है, आप आ जाओ, और फिर वापस ले जाते थे। और फिर वही गेट पे रश, हजारों की तादाद में लोग, और एक रश और एक वो कंजेशन बन जाता था। तो एक सिस्टम बनाने की जगह उन्होंने बस के लोगों को हाथ से पकड़ पकड़ के निकाला है वहां से, जिसको वो निकालना चाहते थे। और उसी में ये भी हुआ कि बहुत से नेशनल्स जो कि बाकी में अमेरिकन नेशनल्स थे, या फिर कोई ब्रिटिश नेशनल थे, या फिर जो फॉरेनर्स थे, वो भी फंस गए। जिन लोगों को इन्होंने इवैक्यूएट करना था, जिस तरह की यूएस की एक एसआईवी लिस्ट थी, जो कि जिनको इन्होंने वीजा इश्यू किए थे स्पेशल और सब कुछ था, वो लोग भी वहीं पे फंस गए। हम अभी तक काफी लोगों को जानते हैं जो कि वहां पे हम कोशिश कर रहे हैं उनके लिए कि थ्रू पाकिस्तान या थ्रू एनी अदर मीन उनको निकलने का रास्ता मिल जाए। तो ये सब कुछ जो है। और दूसरी बात जो आपने फिर देखा कि सबसे बड़ी चीज जो वहां पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, क्योंकि वो एक सॉफ्ट टारगेट था और वो सब ये जानते थे कि ये सॉफ्ट टारगेट है। 2 दिन पहले तक सब सिक्योरिटी अलर्ट जारी किए गए थे, सब जानते थे कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी जो दूसरी बात है कि अमरीकियों ने फिर सिक्योरिटी देने से भी इनकार कर दिया ना, कि एक साइड पे, दूसरी साइड पे तालिबान है, इस साइड पे एयरपोर्ट के अंदर अमरीकी हैं। तालिबान किसी को चेक नहीं कर रहे, जो बंदा भी वहां से आ रहा है तालिबान उसको सिर्फ यही कहते हैं, अपना डॉक्यूमेंट दिखा दो, डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, जैसे आगे चले जाओ। वो एक ब्रिज था, उसका नाम था, एक ब्रिज था जिस जगह पे वो लोग सारे इकट्ठे हुए थे, उसके साथ एक नाला था और लोग नालों में खड़े थे, गंदे नाले के अंदर लोग खड़े हुए थे और वहां पेपर्स दिखा रहे थे अपने। तो लोग वो बस तालिबान अपना पेपर चेक करते थे या कुछ चीज चेक करते थे, या आप चले जाए या आप ना जाए, इस तरह तालिबान उनको जाने देते हैं या नहीं जाने देते थे। उसमें कोई सिक्योरिटी का कोई कोई सिस्टम नहीं था उस वक्त, सिक्योरिटी का आप चेक करें। और सब ने कहा था कि यहाँ पे अटैक हो सकता है, और अमरीकियों ने भी कोई सिक्योरिटी देने की जगह वो सिर्फ ये कर रहे थे कि वो हर वक्त 24/7 एयरपोर्ट की दीवारों पे खड़े होकर हवाई फायरिंग कर रहे थे, ताकि जो क्राउड है वो अंदर ना आए, आ जाए। ठीक है, बस वो ये कर रहे थे, उसी वजह से वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। और वो एक सॉफ्ट टारगेट था, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सैकड़ों की तादाद में जो है बेचारे लोग मारे गए। किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। और अमेरिका ने आगे से, फिर आपने देखा कि अमेरिका ने आगे से रिएक्ट कैसे किया, कि उन्होंने एक ड्रोन स्ट्राइक की और एक अपना एड वर्कर मार दिया उस ड्रोन स्ट्राइक में, और फिर उसको प्ले किया। उस वक्त उसको ऐसे प्ले किया कि जी हमने दाइश का एक टारगेट मारा है, हमने बदला ले लिया है, या हमने ये कर लिया है, जो कि अमेरिका करता है, जो कि अमेरिका का एक हो रहा है कि टू टेक रिवेंज, टू शो दैट वी आर टेकिंग रिवेंज एंड वी आर पावरफुल, और ये और वो। और उसके बाद में माजरत अब कर ली, तो अब कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है? कोई नहीं। कौन उसका तो हर्जाना आपकी भरेगा? क्या फीलिंग्स थी? आप उस वक्त काबुल में थे जब ये दाइश का अटैक हुआ था? नहीं, मैं उस वक्त काबुल में नहीं था। ये मैं 2 दिन, उससे 2 दिन पहले मैं इवैक्यूएट होके फ्रांस चला गया हुआ था। तो मैं इन टच था काफी लोगों के साथ। हम लोग सारे इन टच थे, क्योंकि हम लोग, हमारे जो फिक्सर्स थे, लोकल फिक्सर्स, लोकल जर्नलिस्ट जो हमारे साथ काम करते थे वहां पे, हमारे मीडिया के लिए या फिर हमारे कोलीग्स के साथ, हम उनके लिए कोशिश कर रहे थे कि हम उनको इवैक्यूएट करा सकें या उनको हेल्प आउट कर सकें। स्पेशली जिन्होंने हमारे साथ कुछ रिपोर्ट्स की थी जो तालिबान की जानिब से पसंद नहीं की गई थी, उसको रिएक्शन भी आया था। तो हम कोशिश कर रहे थे कि एटलीस्ट उनके लिए हम कोई हेल्प कर सकें। तो वी वर इन टच विद पीपल हु आउटसाइड द एयरपोर्ट। और जिस वक्त ब्लास्ट भी हुआ था, तो उस वक्त भी वी वर टॉकिंग टू पीपल जो कि बाहर थे, और उनसे हम यही बात कर रहे थे कि वी वर ट्राइंग टू गेट देम फ्रॉम वन गेट टू अनदर, टू वन प्लेस टू अनदर, ताकि जो फ्रेंच एम्बेसी के लोग हैं वो उनको देख सकें, पहचान सकें। यानी कि कुछ कुछ लोगों को तो हमने ये भी कहा था कि आप अपना बोर्ड लें। एक बंदे को हमने कहा था कि आप रेड स्कार्फ पहन लें, ठीक है, एक रेड स्कार्फ पहने, एक बोर्ड लेके खड़े हो जाएं एक कंटेनर के पास, ताकि जब एम्बेसी के लोग बाहर आए तो वो आपको देख सकें। तो इस तरह हम वी वर ट्राइंग टू कम्युनिकेट बिटवीन द पीपल, जो फ्रेंच एम्बेसी के लोग अंदर थे एयरपोर्ट पे,
उनके उनकी कम्युनिकेशन हम कराने की कोशिश कर रहे थे, जो कि हमारे जानने वाले या फिक्सर्स या जर्नलिस्ट या लोकल ट्रांसलेटर्स जो कि बाहर थे, उनके साथ हम उस वक्त कम्युनिकेट कर रहे थे। तो या मैं उस वक्त वहां नहीं था, लेकिन मैं उस वक्त लोगों से फोन पे बात कर रहा था, तो मुझे अंदाजा था कि क्या हो रहा है। ठीक है, फिर और बाबा वो साहब उससे आपकी इवैक्यूएशन की थोड़ी सी स्टोरी बताएं, कितनी देर आप फ्रेंच एम्बेसी में रहे और फिर किस तरीके से आप एयरपोर्ट पहुंचे और क्या वो एक सेफ प्रोसेस था, तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। अच्छा, अब ऐसे है कि हम पहले दिन, जिस दिन 15 अगस्त की शाम को हम लोग पहुंचे फ्रेंच एम्बेसी में, तो पहले दिन ही उन्होंने ऐसे किया कि फ्रेंच हेलीकॉप्टर, यूएस असल में सिर्फ और सिर्फ एयरलिफ्ट कर रहा था लोगों को शहर से एयरपोर्ट तक, यूएस हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर रहे थे। तो उन्होंने किया, यूएस का प्रोटोकॉल ये था कि हम सिर्फ और सिर्फ एयरलिफ्ट करेंगे यूएस नेशनल्स को और यूरोपियन नेशनल्स को, इसके अलावा हम किसी को एयरलिफ्ट नहीं करेंगे। तो और ऑस्ट्रेलियन, थर्डली ऑस्ट्रेलियन, और यूरोपियन का मतलब ब्रिटिश भी साथ, यूरोप, यूरोपियन यूनियन ही, यूरोप की बात हो रही है, और साथ ऑस्ट्रेलियन नेशनल्स को। उसके अलावा वो किसी को एयरलिफ्ट नहीं कर रहे थे। तो इन इन अदर वर्ड्स वो सिर्फ गोरों को ही एयरलिफ्ट कर रहे थे, जो कि सफेद रंग के लोग हैं उनको, जो सफेद रंग के लोगों की मुल्क से आने वाले लोगों को जिनके पास वो पासपोर्ट हो, सिर्फ उन लोगों को वो एयरलिफ्ट कर रहे थे। तो जिस वक्त हम पहुंचे, हमारे साथ कोई, मेरे साथ आई थिंक 50 के करीब फ्रेंच नेशनल्स या फिर अमेरिकन नेशनल या फिर कोई और यूरोपियन नेशनल या इस तरह के लोग थे। तो उसी वक्त एक एक हेलीकॉप्टर आया, उन्होंने सब जो कि फ्रेंच नेशनल्स थे उनको उन्होंने लिया, या फिर यूरोपियन नेशनल्स है उनको लिया, और वो चला गया। हम लोग जो कि नेशनल नहीं थे, या जो अफगान लोकल्स थे, या फिर मेरी एक कोलीग थी जो कि फ्रेंच नेशनल थी, बट शी डिडंट गो, उसने उसने शी टुक अ स्टैंड कि अगर मेरा, ही इज विद मी एंड वी वर अ टीम, तो उसने स्टैंड ले लिया कि नहीं जी, जब तक ये नहीं जाएगा आई एम स्टिल हियर। तो शी स्टेड विद मी फॉर 3 days, और जिसने मुझे नजर, मेरा ह्यूमैनिटी पे बिलीव वापस लेके आई कि शी डिडंट केयर अबाउट हर ओन लाइफ एंड शी केयर्ड अबाउट द लाइफ ऑफ अ पाकिस्तानी गाय दैट शी हैज वर्कड विद, एंड शी कुड हैव इजीली गॉन। और यही बात है कि हम, हमारे मुल्क में ये चीज ऐसे सोची नहीं जाती, हमारे मुल्क में ऐसा होता है तो चल तेरी जिंदगी तो बच जाएगी ना, मैं मर गया कुछ नहीं होता, दो में से एक तो बच जाएगा। लेकिन वो मुझे नजर आया कि क्या वो एक ह्यूमैनिटी होती क्या है, कि या जाएंगे या नहीं जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे। तो फिर 2 दिन वी वेटेड इन द फ्रेंच एम्बेसी, ट्वाइस दे ट्राई टू evacuate us with the communication with communicating with the Taliban, लेकिन वो वर्कआउट नहीं कर सका। फिर द थर्ड डे व्हाट दे डिड, इन 3 दिनों के अंदर हुआ ऐसे कि जो फ्रेंच एम्बेसी थी, लोगों को ये पता चला कि फ्रेंच एम्बेसी के अंदर लोगों को रिफ्यूज दिया जा रहा है, लोकल अफगान्स को भी रिफ्यूज दिया जा रहा है। और जब जिस दिन रात को, 15 की रात को, जब थोड़ी सी फाइटिंग हुई बाहर, तो काफी लोग थे जो कि ना ग्रीन जोन के गेट पे खड़े हुए थे, और बाहर फाइटिंग शुरू हो गई थोड़ी सी। तो फ्रेंच एम्बेसी ने गेट खोला और वो 400 लोगों को फ्रेंच एम्बेसी ने अंदर ले दिया, रिफ्यूज दे दिया। सिर्फ इस इन बेसिस पे नहीं कि वो उनके पास कोई वीजा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ इन बेसिस पे कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, के बाहर फाइटिंग हो रही है, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें औरतें भी हैं, और उसमें वाकई में बच्चे, औरतें, फैमिली, बूढ़े लोग थे, सब कुछ था। तो ऑन प्योरली ऑन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स उन्होंने उनको अंदर रिफ्यूज दे दिया। और इसी तरह जो और लोग थे जो कि फ्रेंच के लिए काम करते रहे, या फिर कोई एनजीओ के लिए काम कर रहा था, या फिर किसी के लिए काम कर रहा था, वो लोग भी अंदर आ रहे थे। तो इन 3 दिनों के अंदर समथिंग अराउंड 600 लोग एम्बेसी के अंदर इकट्ठे हो चुके हुए, एंड द फ्रेंड्स वर ट्राइंग टू डील विद इट, कि वो हमें खाना भी दे रहे थे, स्पेशली जो फौज का खाना, तो हमें वो दे रहे थे जो फौज का पैक्ड फूड होता है, कैंड फूड होता है, वो हमें दे रहे थे वो। तो वो कैंड फूड में फिर हमने वो कहते हैं वो हम खा रहे थे। तीसरे दिन जब उन्होंने वैक्यूएशन की, तो उन्होंने किया ऐसे कि अब उनकी भी बात तो सही थी जिस तरह उन्होंने किया, क्योंकि उनको अपने नेशनल ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो दे हैड वन आर्मर्ड बस, जिस आर्मर्ड बस में उन्होंने सिर्फ फ्रेंच नेशनल्स को बिठाया। उसके बाद उनके पास 7 और बसेस थी जो कि आम लोकल, जिसको हम कोस्टर कहते हैं, हाई रूफ कहते हैं पाकिस्तान में, उस तरह की कोस्टर जो हाई रूफ थी। तो उसके उसके अंदर उन्होंने ना बाकी हर बस में 30-30, 40-40 लोगों को बिठा के, तो उन्होंने डिड अ कारवां, जिसमें 4 फ्रेंच नेशनल फोर्सेस की गाड़ियां थी साथ, नेशनल स्पेशल फोर्सेस की गाड़ियां थी साथ, और वो कम्युनिकेशन विद तालिबान की उस वक्त, और उनके साथ कम्युनिकेट करके, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वो इवैक्यूएशन कराई गई टिल द एयरपोर्ट। उसमें एक सिर्फ हमारी बस के साथ, क्योंकि हमारी बस लास्ट बस थी, बस में मैं था और मेरी कोलीग थी और बाकी सारे अफगान थे। उसमें हमारे साथ एक इंसिडेंट पेश आया जिसमें जिसमें थोड़ा सा हमें खौफ भी आया, हम डर भी गए, हमें लगा कि कुछ हो सकता है हमारे साथ वहां पे। वो ये था कि जो बस में लोग थे उनको अपनी, इनकी एक फैमिली स्प्लिट थी, मियाँ, 2 बच्चे और बहन एक इस बस में थी, और उस और बंदे की बीवी
और माँ और एक बहन जो थी वो बस में नहीं थी, वो एम्बेसी के बाहर थे। तो वो उन्होंने अपनी फैमिली को कम्युनिकेट किया कि जी बस यहाँ से जा रही है, यहाँ जा रही है। वो फॉलो कर रहे थे बस को वो लोग। जब एक जगह पे हम रुके तो वहां पे आके उन्होंने बस को खड़काना शुरू कर दिया। तो हम्म। नेचुरली लोगों ने कहा कि बस नहीं खोलनी, बस नहीं खोलनी, ये नहीं करना। लेकिन फिर हमने कहा कि ये औरतें हैं यार, इसको खोलो बस को। तो वो मेरी कोलीग जो साथ थी, फ्रेंच कोलीग, उसने भी इसको, उसने काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली कहा कि खोलो इसको, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये खवातीन सड़क पे बस चली तो वो सड़क पे भाग रही थी, चीख रही थी। तो हमने गेट खोला तो पता चला वो तीन नहीं, वो 9 लोग थे उस फैमिली के साथ। तीन नहीं थे, वो 9 लोग थे, और बस के अंदर जगह नहीं थी। और वो पैनिक, एक बस का जैसे गेट खुला तो पैनिक फुल हो गया कि लोग तो चीखना शुरू हो गए, जो बस के अंदर थे वो चीखना शुरू हो गया कि बस क्यों खोली। और अगली बसेस जो हमारे से आगे 8 7 बसेस थी वो आगे चली गई, और हमारी लास्ट बस जो थी वो वहां फंस गई। तो वो कहते हैं वो अब 9 लोगों ने अंदर छलांग मार दी। यानी कि वो इस तरह तो अंदर नहीं आए कि पूछ के या सही तरह से, दे जस्ट जंप्ड इन। और मैं बैठा हुआ था बिल्कुल दरवाजे के बिल्कुल सामने, तो लाइक देयर वर पीपल जंपिंग ऑन मी। एंड और मेरे पीछे बिल्कुल मेरी कोलीग सोनिया बैठी हुई थी, और लाइक हम दोनों के ऊपर लोग आ गए बिल्कुल। और वी कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। और इसी के बीच में ये हुआ कि इसी के बीच में तालिबान ने क्या कहते हैं, बाहर तालिबान के वो थे, जो तालिब्स थे, वो तालिब्स ने, हमें नहीं समझ आई कि उन्होंने क्या बोला, क्योंकि पश्तो में बोल रहे थे, हम पश्तो जानते नहीं है। तो वो कुछ बोल रहे थे, बाद में पता चलो कह रहे थे कि इनको अंदर लेके जाओ और दरवाजा बंद करो। वो ये बोल रहे थे कि खवातीन को अंदर करो, खवातीन को अंदर करो, दरवाजा बंद करो, ये बोल रहे थे। लेकिन उस वक्त उसने कुछ बोला था ऊंची ऊंची, मुझे समझ नहीं आई थी। और उसने 3 एरियल फायर खोले, ठा ठा ठा। जब उसने 3 फायर खोले तो मैंने कहा जी बस, अब जो है ना सीन खत्म हो गया और हम जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट सीन जो मैंने देखा, वो जो ड्राइवर था वो उसके सामने खड़ा हुआ था, तालिब जो है उसके सामने खड़ा हुआ था, उसने अपनी गन का जो एम है वो ड्राइवर की तरफ किया हुआ था, उसको कुछ कह रहा था। तो मैंने कहा चलो जी तालिबान ने हमारी, क्योंकि हमें नहीं पता था कि तालिबान के साथ कोऑर्डिनेशन है, सब कुछ है। हमने कहा चलो जी तालिबान ने ये गाड़ी रोक ली है और अब हम गए। तो लेकिन फिर वो उसी के दरम्यान में हमने थोड़ा सा कोशिश, वापस आए, हमने दरवाजा बंद किया, लोगों को चुप कराया, फिर हमने गाड़ी निकाली वहां से। दूसरी गाड़ी जो थी वो गुम हो चुकी थी, हमें नहीं पता थी वो कहाँ जा रही है। तो फिर हमने उस ड्राइवर को, उसने अगले ड्राइवर को कॉल की, फिर वो उनका आपस में कम्युनिकेट हुआ, तो फिर भी रीच एम्बेसी द एयरपोर्ट। तो बीच में हमारे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जो कि थोड़ा सा खतरनाक और खौफनाक था हमारे लिए। लेकिन एयरपोर्ट पे एक चीज जो कि, अगेन ये चीज मैं, यानी कि ये कुछ इमेजेस हैं मेरे जहन में काबुल की, जो कि मुझे लगता है कि मैं नहीं भूल पाऊंगा। वो एक ये है कि पूरा टाइम एयरपोर्ट पे वी स्पेंड अराउंड 14 आवर्स। हम रात को पहुंचे वहां पे 12 बजे के करीब पहुंचे होंगे, 11 12 बजे के करीब, और अगले दिन 2 बजे 3 बजे हमारी फ्लाइट टेक ऑफ हुई थी। उन 14 घंटों के अंदर 1 मिनट ऐसा नहीं था जिसमें फायरिंग रुकी हो, एरियल फायरिंग जो कि अमेरिकी कर रहे थे वहां पे। 1 मिनट 1 सेकंड ऐसा नहीं था, सिर्फ कंजेक्टिवली ठा 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 फायरिंग हो रही थी। और फिर कुछ अर्से बाद आप सुनते थे कि बड़ी कोई बड़ी गन फायर की है, जिसकी आवाज ज्यादा होती थी। वरना बाकी वो कॉन्टिन्यूसली हमने पूरा टाइम हमने ये सुनते रहे कि बस फायरिंग हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, और बस वो वैसे ही वो चल रही थी। हम्म। ठीक है, तो फिर आप काबुल से आप सीधा फ्रांस चले गए, और फ्रांस से अब आप वापस पाकिस्तान आ गए। तो वाला साहब, पहले तो हम्म। आप काबुल और इस्लामाबाद के बीच में अपना वक्त डिवाइड करते थे, बट अब क्योंकि तालिबान की हुकूमत आ गई है, तो अब आप इसको कैसे देखते हो? क्या आप सेफ फील कर रहे हैं काबुल से रिपोर्ट करते हुए? अभी करंटली तो मेरे चैनल की तरफ से हमें कहा गया है कि आप अभी वेट करें, अभी ना जाएं अफगानिस्तान। वो कुछ अपनी टीम्स भेजेंगे। लेकिन अभी करंटली जो हमारे कॉलीग्स वहाँ पे हैं और जो वहाँ पे बात अभी कवरेज कर रहे हैं, हम उनसे बात करते रहते हैं। और हमारी कम्युनिकेशन चलती रहती है, ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम देखते रहते हैं कि क्या बातें हो रही हैं आपस में, कम्युनिकेशन किस तरह हो रही है। तो अभी करंटली, सॉरी, अभी करंटली तालिबान की जो एक इंटरनेशनल मीडिया की तरफ जो उनका रुझान है वो काफी बेहतर है। वो ऐसे है कि अगर आपके पास परमिशन लेटर है जबीउल्लाह मुजाहिद का, तो आपको इस तरह रोका नहीं जाता। लेकिन एट द सेम टाइम आप उस तरह फ्रीली रिपोर्ट नहीं कर सकते जिस तरह आप फ्रीली पहले अफगानिस्तान में रिपोर्ट कर सकते थे। अगर आप अगर आप सड़क पे रिपोर्ट कर रहे हैं, हमने बहुत इंसिडेंट देखे, कोई बंदा आपसे बात कर रहा है तो तालिबान आके उसको रोक देता है, आप क्यों बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, हमें बताओ क्या बात है, कैसे है। दूसरी बात ये कि बहुत से इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे तालिबान जो कि लोकल तालिब्स हैं, जो कि फुट सोल्जर्स हैं, उन्होंने जर्नलिस्ट के साथ बहुत बदतमीजी भी की, मैन हैंडल भी किया।
काफी जर्नलिस्ट को, स्पेशली मैं इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, अफगान जर्नलिस्ट की भी बात नहीं कर रहा। अफगान जर्नलिस्ट की सिचुएशन जो है वो तो बहुत बुरी है, वो तो इट्स अनएक्सप्लेनेबल, और वो मैं बाद में उसके बारे में उसकी तरफ हम आएंगे। लेकिन अभी करंटली जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट वहां पे हैं उनके साथ भी कुछ इस तरह के वाकयात पेश आए हैं। लेकिन समझने की बात ये है ना कि अब देखें जो लोग वहां पे हैं, जो कि तालिब है वहां पे, जो फुट सोल्जर्स हैं वहां पे, ये लोग कोई पढ़े लिखे लोग तो नहीं है, ये फौज थोड़ी है कोई, या ये कोई आर्मी थोड़ी है, या कोई ये एक सिस्टम के लोग थोड़ी हैं। ये तो पहाड़ियों पे लड़ने वाले लोग हैं। इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज तक कभी काबुल ही नहीं आए, जो फुट स्पेशली जो फुट सोल्जर्स हैं, उन्होंने कभी शहर ही नहीं देखा हुआ, वो पूरी जिंदगी लड़ते रहे हैं। वो उनको लड़ना आता है, उनको बंदूक चलानी आती है, उनको शहर एडमिनिस्ट्रेट नहीं करना आता, एडमिनिस्ट्रेशन उनका काम नहीं है, ना ही उनको करनी आती है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, या फिर ये लोगों से सही तरह बर्ताव करेंगे? और ऐसे ही यही हम देख रहे हैं जर्नलिस्ट के साथ भी, कि अगर वो तालिबान कहते भी हैं कि अगर आप कर लें, चलें ठीक है, कुछ जगहों की भी वो इजाजत देते हैं कि कवरेज करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको ऑन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल आपको जो है वो मुश्किलात पेश आती हैं। उसके अलावा हमने ये देखा कि जो लोग शहर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया, बहुत से हमारे कोलीग्स को अरेस्ट किया गया जब वो प्रोटेस्ट को, खवातीन के प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे। तो जर्नलिज्म अब अफगानिस्तान में जो जर्नलिज्म होगी वो वैसी जर्नलिज्म नहीं होगी जैसे पहले हुआ करती थी, जो एक आजाद जर्नलिज्म की जाती थी पहले अफगानिस्तान में। क्योंकि मैं यहाँ से जाता था स्पेशली पाकिस्तान से, तो हमारे अपने मसले मसाइल हैं, हमें अंदाजा है कैसे हमारे मसले मसाइल हैं। तो मैं वहां जाके सरप्राइज हो जाता था कि यार ये वॉर जोन है, एक मुल्क है जो कि जंग की हालत में है, लेकिन यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है यार, हम जो चाहें बोल सकते हैं, हम जिसका चाहे इंटरव्यू कर सकते हैं, उससे जो चाहे सवाल कर सकते हैं। और हम तालिबान का भी इंटरव्यू करते रहे हैं, हमने उनसे भी बात की है और उनसे भी सवाल किए हैं। ये नहीं कि नहीं हम खौफजदा हो गए, डर गए, हमसे सवाल नहीं किए। और ऐसे हुकूमती नुमाइंदे जो थे उनके साथ भी ऐसे ही था कि वी वर अलाउड टू क्रिटिसाइज देम एंड आस्क क्वेश्चंस, एंड इट डिडंट मीन कि अगर हमने कुछ सवाल पूछे हैं तो इसका कोई रिपरकशन होगा, या फिर कोई इससे कोई क्या कहते हैं हमारे खिलाफ कुछ हो सकता है, या फिर हम या फिर हमें आइंदा इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा। वो समझते थे, स्पेशली गवर्नमेंट के लोग समझते थे कि जर्नलिज्म एक शोबा है और इनको इजाजत होनी चाहिए अपना काम करने की। इस तरह जिस तरह हमारे पास है, इस तरह नहीं था कि यहाँ पे अगर आप स्पेशली कुछ लोगों से, कुछ अदारों से, कुछ लोगों से, किसी से कुछ आप सवाल पूछें तो एक तो आप पूछ नहीं सकते, और अगर आप जरूरत करके पूछ भी लें तो फिर आपके लिए जरा मसले मसाइल बाद में काफी बड़े बन जाते हैं। तो ऐसा वहां पे नहीं था, लेकिन अब वहां पे ऐसा होगा, जो कि नजर आ रहा है, जो हम देख रहे हैं वो होगा। स्पेशली अगर आप देखें जो लोकल जर्नलिस्ट हैं, मैं अगर लोकल जर्नलिस्ट अफगान जर्नलिस्ट उनके हवाले से बात करूं, तो पहले तो काफी ज्यादा अफगान जर्नलिस्ट जो है वो जा चुके हैं, वो चले गए, छोड़ के चले गए, इवैक्यूएट पाकिस्तान की तरफ आ गए, या फिर बाहर इंटरनेशनल इवैक्यूएशंस में वो साथ चले गए। लेकिन जो बेचारे बच गए हैं ना, अब वो आदी हैं एक ऐसे मीडिया में काम करने का जहाँ पे उनके पास इजहार करने का पूरा एक इजहार राय का एक पूरा हक था, और वो इस्तेमाल करते थे उसको। और अब उनको ट्रांजिशन करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है सेल्फ सेंसरशिप की तरफ। उनको ये सीखना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, क्योंकि अब उनको ये अंदाजा नहीं है कि रेड लाइन है क्या कहाँ पे। जो जिस तरह हमारे पास एक अंदाजा हमें हो गया है 20 सालों में, 15-20 सालों में हमें बहुत अच्छा अंदाजा हो गया है कि जी कहाँ तक कौन सी लाइन है, किस पे कहाँ तक जाना है, किसको कहाँ तक छेड़ना है, किसको कहाँ तक नहीं छेड़ना, वो उनको नहीं अंदाजा। अब जो बंदा जो है उसको, जो बंदा भी वहां काम कर रहा है, स्पेशली जो लोकल जर्नलिस्ट वहां पे काम कर रहा है, या वो बिल्कुल खामोश हो जाए, या वो बिल्कुल तालिबान की लाइन को टो कर ले। और अगर वो क्रिटिकल जर्नलिज्म करना चाहता है तो उसके लिए ये मसला होगा कि उसको ये समझना होगा, या ये समझ या उसको क्रिएट करना होगा कि रेड लाइन कहाँ पे है तालिबान की, ये कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे क्रिटिसिज्म, और कहाँ तक ये नहीं करेंगे क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त। तो ये एक जर्नलिज्म के हवाले से तो ये बात है। अगर मेरे से पूछें तो यार मैं तो कल, अगर मुझे मेरा चैनल कहे या फिर मुझे सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाए मेरे मीडिया की तरफ से, तो मैं तो कल चला जाऊंगा फ्लाइट लेके, या फिर तुर्क से जाना पड़े तो मैं चला जाऊंगा। क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट तो आपको ये आपका एक वो पैशन होता है एज ए जर्नलिस्ट, कि आप चाहते हैं कि जहाँ पे न्यूज है आप वहां पे हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बाला साहब, इन दी एंड एंड वेरी शॉर्टली, क्योंकि आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अफेयर्स में एक बड़ी आपका गहरा इंटरेस्ट रह चुका है, आप वहाँ से ऑन द ग्राउंड भी आप रिपोर्ट कर चुके हैं, तो आपके ख्याल में अब ये तालिबान की हुकूमत अब अफगानिस्तान में आ गई है एंड इट लुक्स लाइक दे आर हियर टू स्टे, तो आपके ख्याल में क्या ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? देखें अब
ये इतना आसान सवाल नहीं है इसका जवाब दिया जा सके, या बहुत छोटा जवाब दिया जा सके इसका। लेकिन इस सवाल इसमें इसमें दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि फॉर द टाइम बिंग, फॉर नाउ, पाकिस्तान रोल विल इंक्रीज ऑन इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, दुनिया जो है वो पाकिस्तान से बात करेगी, पाकिस्तान की बात सुनेगी। तालिबान को एंगेज करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनसे बात करने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा और उसका रोल बढ़ेगा। अब इसमें सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या करता है। मेजर बात यह है कि पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान अगर पॉजिटिव एंगेजमेंट करता है अफगानिस्तान में इस वक्त, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ खड़ा होता है, और दोनों के दरमियान में एक ब्रिज बनता है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए अपनी इंटरनेशनल इमेज को क्लियर करने के लिए। जो कि हमारे पे एक इल्जाम लगाया जाता रहा है कि हम डबल गेम खेल रहे थे, या हम अमरीकियों से ही पैसा ले रहे थे और हम ये भी कर रहे थे। तो इस तरह के हमारे पे बड़े इल्जाम लगाए जाते हैं, और बड़े केसेस में ना पाकिस्तान को हमें बड़ी जगहों पे ना विलन दिखाया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे उसमें बहुत जगहों पे हमारे अपने कसूर भी हैं। लेकिन ये अभी पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस है कि पाकिस्तान अपनी इमेज को क्लियर कर ले, इसी तरह के वो एक पॉजिटिव एंगेजमेंट करे अफगानिस्तान में। तालिबान पे जो उसका इन्फ्लुएंस है, ये बात मानने वाली नहीं है कि तालिबान पे अफगानिस्तान का इन्फ्लुएंस नहीं है, पाकिस्तान का सॉरी तालिबान पे पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस नहीं है पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस। और ये चीजें एडमिट करनी चाहिए। चलो पब्लिक लेवल पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनका इस्तेमाल अच्छी तरह करना चाहिए। तो अब इनको, पाकिस्तान को जरूरत यह है कि वो अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करे, तालिबान को कुछ चीजों पे माइल करे, उनको ये समझाए कि ये 2021 का अफगानिस्तान है, ये 1996 का अफगानिस्तान नहीं है। ये वो अफगानिस्तान नहीं है जो कि रशियन इन्वेजन के बाद एक सिविल वॉर से बाहर आ रहा है, एक सिविल वॉर की हालत में है। ये वो अफगानिस्तान है जहां पे चलो 20 साल जंग हुई है, लेकिन फिर भी 20 साल यहाँ पे पैसा खर्च किया गया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यहाँ पे पैसा लगाया है, डेवलपमेंट की है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, एक जनरेशन पैदा हुई है यहाँ पे जो कि कंपेटिटिव है पूरी दुनिया के साथ। और तालिबान को ये बात समझाने की जरूरत है, और पाकिस्तान एक ऐसा ब्रिज हो सकता है जो ये बात समझा सके तालिबान को। ठीक है, अब आप ये डिनाई नहीं कर सकते। अब ये जो बात है, ये अहमकाना बात होगी कि आप डिनाई कर दें तालिबान की रियलिटी को, या आप कहेंगे जी तालिबान तो ऐसे हैं तो वैसे हैं तो हमें ये नहीं करना चाहिए। द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर द वर्ल्ड राइट नाउ इज टू एंगेज विद तालिबान। उसके अलावा कोई हल नहीं है। पाकिस्तान का जो ये स्टैंड है ना कि सबको एंगेज करना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक स्टैंड है। लेकिन कहां तक पाकिस्तान अपना रोल प्ले करने को तैयार है, कितना पॉजिटिव रोल प्ले करने को तैयार है, ये सवाल आते होंगे। अगर पाकिस्तान ने फिर सोचा ना कि हम इसको अपना एक वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का एक स्क्रेप यार्ड और एक बैक यार्ड बना लेंगे, और वहां पे जी जो हम चाहते हैं, कुछ अनासिर हैं जो कि हमारे दूसरे बॉर्डर पे काम आ सकें, वो वहां पे पलने बढ़े और उनको वो वहां से इस्तेमाल हो, और वो जो हमारा दूसरा बॉर्डर है उस पर हम इसके थ्रू कुछ कर सकें। रीजनल जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हैं उनमें अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर सकें, या अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर सकें। तो पाकिस्तान को ये बात याद रखनी होगी कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कोई और भी इस्तेमाल करेगा। जब आप पैसा फेंकेंगे और आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो किसी और के पास आपसे बहुत ज्यादा पैसा भी है जो फेंकेगा, और वो भी इस्तेमाल करेगा फिर, तो वो फिर हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये चीज पाकिस्तान को सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फॉर नाउ एक इनस्टेबल अफगानिस्तान, एक इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड अफगानिस्तान जो है, सबसे ज्यादा डेंजरस पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि सबसे पहले स्पिल ओवर जो है वो पाकिस्तान में आएगा। तो पाकिस्तान फर्स्टली नीड्स टू engage with the international world, convince them कि जनाब आपको इनसे बात करने की जरूरत है, try to solve problems rather than creating problems, and lastly Pakistan needs to understand कि Afghanistan is not a strategic, it's a country। ये एक स्ट्रेटेजिकल डेप्थ का स्क्रैप यार्ड या फिर एक ग्रेव यार्ड नहीं है जहाँ पे बस हम अपनी पॉलिसीज या अपने जो रीजनल इश्यूज हैं या अपने रीजनल जो हम चीजें करना चाहते हैं उसके लिए हम अफगानिस्तान को इस्तेमाल करें। ये नहीं होना चाहिए अब। और अगर पाकिस्तान ने गलती की तो फिर हमने हिस्ट्री देखी है 20 साल पहले, फिर रिपीट हो जाएगी। फिर हम आज जब बूढ़े हो जाएंगे हम दोनों फिर ऐसे बैठ के बात कर रहे होंगे कि यार जब हम तब जवान थे तो हम ये बात करते होते थे और आज देखो वही हो रहा है। तो वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, especially the mistakes that we made back in the 1990s. Yes, absolutely. And let's hope for the best, Bala Saab. Thank you very much for your time and for this interview. We're extremely grateful and we hope to have you again soon. Thank you, Hamza.